हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग बता चुके हैं, तो इसमें तीसरा में जो पार्ट थर्ड इसमें लिख देते हैं PART पार्ट थर्ड। तो यहाँ देखिए हम लोग सीखेंगे अभी सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर्स। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात उन संख्याओं का मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, ठीक ना। तो कोई भी 2 संख्या लेने के बाद यदि उन दोनों संख्या में एक के अलावा कोनो संख्या से भाग नहीं लगता है तो वो संख्याएं दोनों जो होता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 7 और 9 लिए, 2 3, ये सहअभाज्य संख्या का युग्म है। 3 4 5 6 14 15 13 15 कुछ भी ले लीजिएगा, तो ऐसा लेना है जो कि अगर दोनों पेयर है ना, मतलब जोड़ा, तो उसमें एक के अलावा एक दोनं संख्या को कोनो से नहीं कटेगा। जैसे कि 5 और 6 लिए, तो 5 में क्या एक से कटेगा, 5 छक्कों में कट जाएगा। लेकिन एक के अलावा कोनो संख्या ऐसा है जो कि दोनों को काट दे, तो नहीं है। जैसे कि 6 में कौन सी 3 से लग जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 का से ये तो कट रहा है, लेकिन 3 का से 5 नहीं ना कट रहा है। तो ऐसा संख्या सोचना है जो कि दोनों को काट दे। तो इसमें जितना सारा जोड़ा संख्या है, उसका जितना सारा जोड़ा है वह एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता है। इसलिए ये सब सारी संख्याएं क्या आता है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। एक होता है जुड़वां अभाज्य संख्या, इसे भी ध्यान से देखिए। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 होता है उन्हें जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 11 13 17 19 29 31। देखिए ये दोनों में जो है ना, एगो जुड़वां अभाज्य संख्या और एगो सहअभाज्य संख्या में, ये दोनों में दिक्कत होता है पहचानने में। तो सहअभाज्य संख्या में संयुक्त संख्या का भी एगो टर्म हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जुड़वां अभाज्य संख्या में एक भी टर्म इसमें संयुक्त संख्या नहीं होगा। मतलब इसमें जितना भी जुड़वां अभाज्य संख्या में क्या होता है, सारा अभाज्य संख्या का ही जोड़ा रहेगा और इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 2 होगा। ये बात भी गौर कीजिएगा। जैसे 29 और 31 है तो 29 और 31 के बीच का अंतर 2। 17 और 19 लेंगे तो 17 19 का अंतर 2। और फिर 59 और 61 लेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर भी 2। इसी तरह का, ठीक ना। फिर देखिए सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 या 8 10 12 14 16 ये सब। और सम संख्या का पहचान क्या है कि भाई सम संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। और विषम संख्या का पहचान क्या होता है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं और जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को कैसे पहचानेंगे? तो सम संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 होता है और विषम संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 या 9 रहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक ना। अब इसके आगे का टर्म देखिए। सब लोग हम लोग सीखते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए या संयुक्त संख्या कहिए, इसका इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वैसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं को छोड़कर कम से कम एक अन्य संख्या से भी भाग लगता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन है, अगर ये नहीं थोड़ा सा दूसरे तरह का लगता है तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। वैसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंडन हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 इत्यादि, ठीक ना। तो भाज्य संख्या में क्या होता है ना कि एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटेगा। जैसे 4 है तो 4 में देखिए तो क्या होगा, 4 में 1 से लगेगा, खुद 4 है तो 4 में 4 से तो भाग लगबे करेगा। इसके अलावा यदि किसी से कट गया तो वह संयुक्त संख्या होगा। मतलब देखिए इसमें 4 में जो है ना, 1 और 4 के अलावा किससे कट रहा है? तो यह 2 से भी कटा, 2 का तो 2 दूनी 4 कट रहा है ना, 2 से। तो जो संख्या में एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा तो उसको भाज्य संख्या कह देंगे। और जौन संख्या में एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, ठीक ना। और हम लोग देखिए संपूर्ण संख्या के बारे में सीखते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। संपूर्ण संख्याएं का मतलब होता है परफेक्ट नंबर्स।
परफेक्ट नंबर्स। कहता है जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योगफल जो होता है उस संख्या का 2 गुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो भी संख्या आपको दिया गया है ना उस संख्या का पहले आप टुकड़ा कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। और जितना सारा गुणनखंड आया उस सब गुणनखंडवा को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद यदि आपका आंसर उस दिए गए संख्या का दुगुना आ गया तो इसका मतलब वह जो संख्या था वह संपूर्ण संख्या था। जैसे कि देखिए समझिए 6 था ना, तो 6 का सारा गुणनखंडन कौन सी होता है, तो 1 2 3 6 होता है। अब इस सब टुकड़वा को जोड़िए तो देखिए इसका दुगुना पुरता है कि पहले संख्या 6 था ना, अगर 6 का ये दुगुना पुर गया तो इसका मतलब अगर 6 का दुगुना क्या था 6 दूनी 12, अगर इस सबको जोड़ने के बाद अगर 12 पुर गया तो इसका मतलब ये जो संख्या था वह संपूर्ण संख्या था। देखिए इसको तो 2 1 3 3 3 6 6 6 कितना होता है 12 होता है, तो जोड़ने के बाद ये 12 पुर गया ना, तो इसका मतलब यह 6 जो था संपूर्ण संख्या था। उसी तरह जैसे कि ये 28 है, 28 का जब गुणनखंडन करेंगे तो वो 1 आएगा 2 आएगा 4 आएगा 7 आएगा 8 7 आएगा और 14 और 28 आएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे ना तो इस दिए गए संख्या का मतलब 28 का कितना हो जाएगा दुगुना। नहीं तो जोड़िए इसको, देखिए 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 4 18 18 8 26 के 6 बाकी 2 हुआ ना, तो 2 1 3 3 2 कितना हुआ 5 मतलब 56 हो गया। तो 28 का दुगुना हुआ कि नहीं, तो 28 था 28 में 2 से गुना की 4 दूनी 16 6 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, तो 28 का दुगुना 56 होता है। और यह सभी टुकड़ा को जब जोड़े तो 56 पुर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 28 भी था यह भी एक संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या के लिए आप लोग सीधा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या का आप उसको जो है ना टुकड़ा कर दीजिए पहले, जितना मतलब टुकड़ा मतलब गुणनखंडन कीजिए उसका। तो अगर सब गुणनखंडवा को जोड़ दीजिएगा ना, अगर जोड़ने के बाद उस संख्या का दुगुना हो गया तो इसका मतलब कि वह संख्या संपूर्ण संख्या था, और अगर दुगुना नहीं हुआ तो वह संख्या संपूर्ण संख्या नहीं था। याद रखिएगा, ठीक ना।